हे दोस्तों, एक बूढ़ा इंसान रहता है जो अपनी जिंदगी का आखिरी फेज जी रहा होता है। वो बार बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है और उसे बहुत ज्यादा फिक्र होती है, स्पेशली अपने बच्चे की। वो बच्चा है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को अंडर वैल्यूड फील करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कुछ भी करने का। और ये चीज उस बाप को बहुत ज्यादा सता रही होती है कि उसके जाने के बाद बेटा क्या कर पाएगा। इसलिए लाइफ के एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए वो इसे एक चीज करने बोलता है। वो अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है कि वहाँ देखो, तिजोरी में एक पत्थर रखा हुआ है, एक चमकीला पत्थर, तुम उसको यहाँ पे लेके आओ। वो बच्चा जाता है, वो पत्थर लेके आता है। उसके बाद वो बाप बोलता है कि तुम एक काम करो, इसे ना बाजार में लेके जाओ, वो जो रेगुलर बाजार लगता है ना, वहाँ पे लेके जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो। जब भी कोई तुमसे पूछे कि इसकी कीमत कितनी है, तो तुम कुछ बोलना मत, बस 2 उंगली दिखाना, ठीक है। और जितना भी वो इंसान पैसा बोलता है, तुम मुझे आके वहाँ बता देना, और वो चीज को बेचना मत, ठीक है। तो फिर बेटा फिर वही काम करने लग जाता है। वो बाजार जाता है, बहुत देर तक वेट करता है, कोई भी उस पत्थर को खरीदने के लिए नहीं आता है। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत की नजर उस पत्थर पे पड़ती है। वो वहाँ पे जाती है और पूछती है कि ये पत्थर कितने का है। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ 2 उंगली दिखाता है। वो बूढ़ी औरत बोलती है, क्या 2 रुपया? ये तो इस पत्थर के लिए बहुत ज्यादा है। खैर ठीक है, मैं 2 रुपया तुमको दे दूंगी, ये मेरे गार्डन में बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं इसे रखूंगी सजा के तो। लेकिन क्योंकि उसके बाप ने उस पत्थर को बेचने मना किया होता है, इसलिए वो वापस चला जाता है अपने बाप के पास और बताता है। उसका बाप उसे बोलता है कि ठीक है, अब एक काम करो, अब इसे तुम एक सोनार के पास लेके जाओ जो प्रेशियस मेटल में डील करते हैं। तो फिर क्या करता है, वो बच्चा प्रेशियस मेटल वाले के पास जाता है। वो उसको जैसे ही वो पत्थर दिखाता है, वो प्रेशियस मेटल वाला बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा पत्थर लग रहा है। वो बोलता है कितने में दोगे मुझे ये? तो बच्चा दिखाता है 2 उंगली। क्या 2 लाख रुपए? नहीं नहीं, इतने में मैं नहीं खरीद सकता हूँ। तो बच्चा वापस जाने लगता है, तो उसे रुकाता है, अच्छा ठीक है चलो मैं दे दूंगा 2 लाख। बट स्टिल वो नहीं रुकता है। फिर वापस जाने लगता है, उसे वापस से रुकाता है, बोला अच्छा ठीक है मैं तुझे 4 लाख दूंगा। बट स्टिल वो बच्चा नहीं रुकता है, चौक जाता है बहुत ज्यादा कि यार इतना ऑफर कैसे दे रहा है मुझे। और चौक के वो वापस से जाता है अपने बाप के पास। इस बार उसका बाप बोलता है कि ठीक है, अब एक काम करो, लास्ट मैं चाहता हूँ ना कि तुम शहर जाओ और शहर में एक म्यूजियम है, वो म्यूजियम का जो ओनर है ना, तुम उसके पास इस पत्थर को लेके जाओ और उससे पूछो कि कितने में वो खरीदेगा। और फिर जब वो वहां जाता है और सेम चीज रिपीट करता है, 2 उंगली दिखाता है, तो वो म्यूजियम वाला उसे बोलता है 2 करोड़ रुपए। वेल ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा 2 करोड़ में। ये सुनते ही उसके होश एकदम उड़ जाते हैं, वो पगला सा जाता है। लेकिन स्टिल क्योंकि उसके बाप ने उसे बोला होता है कि इसे बेचना नहीं, इसलिए वो वापस अपने बाप के पास जाता है एक आखिरी बार। इस बार उसका बाप उसे प्यार से समझाता है और बोलता है, देखो बेटा, ये दुनिया में तुमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज की कीमत और वो चीज कितनी कीमती है, कई बार ये चीज बहुत अलग होती है। ये पत्थर पहले भी उतना ही कीमती था और आखिरी में भी उतना ही कीमती था, इनफैक्ट उससे ज्यादा कीमती था। बस तुमको उसकी कीमत तब पता चली जब तुम सही चीज करने गए, सही काम करा तुमने। ऐसे ही तुम्हें भी तुम्हारी वैल्यू समझनी पड़ेगी। कुछ लोग होंगे जिनके लिए तुम्हारी कीमत बस 2 रुपए होगी शायद से, बिकॉज उन्हें उतनी समझ नहीं है, उन्हें उतनी चीज पता नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू करना सीखोगे और अपने आप को सही जगह पे लेके जाओगे, सही काम करोगे ना, तो तुम बहुत ही ज्यादा कीमती हो। इसलिए कभी भी अपनी वैल्यू को कम मत समझना। देखो आजकल स्कूल सिस्टम में कई बार क्या होता है, यही चीज होती है कि लोग है ना, कई बार बच्चों की कीमत सिर्फ मैथ साइंस ये सारी चीजों का टेस्ट लेके कई बार उनकी कीमत डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कितना वैल्यूबल है, कितना नहीं, कितना स्मार्ट है, कितना नहीं। बट सच तो ये है ना कि हर इंसान बहुत ज्यादा कीमती है, बस अगर वो सही चीज पे फोकस करे, सही काम करे। आपको सही जगह पे रह के काम करना, जहाँ पे एक्चुअल में आपकी कीमत लोगों को समझ आए, वो जगह पे आपका रहना बहुत जरूरी है। तभी आपको भी समझ में आएगा कि आप कितने वैल्यूबल हो। और इसलिए कुछ साल पहले मैंने कोर्स भी बनाया था, हाउ टू फाइंड योर पैशन का, जहाँ से आप पता कर सको कि आप किस चीज के लिए एग्जैक्टली बने हो, ताकि आपकी जो वैल्यू हो वो बेस्ट तरीके से लोगों को समझ में आ सके। वो कोर्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने खरीदा है, उससे उसके बेनिफिट उठाया है। अगर आप चाहते हो तो अभी भी वो कोर्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। बट लेसन देखो यहाँ पे सबसे पहला यही है ना, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपकी वैल्यू करे और आपकी वैल्यू एक्चुअल में बढ़े, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी वैल्यू करना सीखो। आप समझो कि आप कीमती हो, यह है पहली बात। दूसरी बात यह है ना कि आप अपनी कीमत को, अपनी वैल्यू को ना हमेशा बढ़ाते रह सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? पहले आगे 10 और मैं ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी वैल्यू को, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करो, वहां पे अपनी वैल्यू को आप बढ़ा सकते हो। सेकंड पॉइंट, विन थ्रू एक्शंस। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी 1983, जो वैसे तो फ्लॉप हो गई, लेकिन सच बोले तो मुझे वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। उसके अंदर ऐसे कई सारे सीन्स थे जो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थे, जो मुझे बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो, इमोशनली टच किए, जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील कराया अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। अब क्यों मुझे इतना प्राउड फील हुआ था वो मूवी देख के? पहले देखो बात ये थी ना, इंडिया ने ना 2 वर्ल्ड कप खेले थे पहले, 1983 के पहले 2 वर्ल्ड कप खेले थे, जिस दोनों में उन्होंने बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किया था। सिर्फ एक मैच जीती थी ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ, जिसकी वजह से एक डेविड फ्रिथ करके क्रिकेटर थे, जो एक मैगजीन के एडिटर बन चुके थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया सीरियसली नहीं खेलेगी ना, तो बेटर है कि इंडिया खेले ही ना। और उन्होंने बहुत हार्श वर्ड में इंडिया के लिए चीजें लिखी थी, बुराई करते हुए कि ये टीम कुछ काम की नहीं है, इंडिया कभी जीत नहीं पाएगी। इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा मेजर स्टेटमेंट बोला था कि अगर इंडिया जीत जाएगी ना गलती से वर्ल्ड कप, तो मैं अपने वर्ड्स को खा लूंगा, आई विल ईट माय वर्ड्स। ऐसी बड़ी बड़ी बातें इंडिया के खिलाफ बोली गई थी। सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले थे ना, वो सब लोग है ना, जब भी इंडिया वाले बोलते थे कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा हंसते थे, इंडिया का मजाक उड़ाते थे, और सब लोग इंडिया को बहुत नीची नजर से देखते थे, क्योंकि इंडिया बहुत खराब परफॉर्मेंस करी थी।
लेकिन हुआ क्या, कपिल देव की टीम ने बहुत अच्छे से खेली, उन्होंने वेस्ट इंडीज जो उस टाइम की सबसे बड़ी टीम थी उसे हराया। जिसके बाद क्या हुआ, वही जो एडिटर थे डेविड फ्रिथ, उन्होंने पब्लिकली अपने वर्ड्स को खाया, मतलब वो पेपर जिसपे उन्होंने लिखा था वो पेपर लिया और उसको खाया और उन्होंने वाइन के साथ वो चीज को करी, जो कि एक्चुअली आप बोल सकते हो ना काफी प्राउड फील कराने वाला था। आप वो मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं एक्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। और ऐसा बहुत बार मूवी के अंदर वो सीन हुआ था कि बहुत सारे रिपोर्टर्स इंडिया के बहुत खिलाफ बोल रहे थे और तब कपिल देव ने बोला था कि हम ना उनको जवाब कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देंगे, हम अपने एक्शन के थ्रू जवाब देंगे, क्योंकि ऐसा जवाब देना ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और यहीं पे मैं आपको यही लेसन सिखा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू ज्यादा करें ना, तो आप आर्ग्यूमेंट से ज्यादा लोगों को अपने एक्शन से विन करने की कोशिश करो। अगर आप अपने एक्शंस पे फोकस करोगे और एक्शन लेके कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करोगे ना, तो ये आपकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। देखो बोलने के लिए तो कोई भी बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन एक्शन लेके रिजल्ट्स प्रोड्यूस बहुत कम लोग कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो। थर्ड पॉइंट है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी। एशेज की एक मैच चल रही थी, तब एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर है ना बॉलिंग कर रहे थे, तो क्रिकेटर के पैर पे ना बॉल लगी, मतलब एलबीडब्ल्यू हुआ काइंड ऑफ, तो सारे लोग बहुत जोर जोर से अपील करने लगे अंपायर की तरफ, लेकिन जो बॉलर था ना उसने अपील नहीं करी। तो जो कैप्टन था वो बॉलर के पास आया, उसने पूछा कि तुमने अपील क्यों नहीं करी, तो उसने बोला आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, लाइक मुझे नहीं लगा कि वो सच में आउट है, इसलिए मैंने अपील ही नहीं करी। और उसने ये भी मेक श्योर किया था कि वो जो बोल रहा है ना वो अंपायर सुने ना, ऐसा एक चीज हुई। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उसने वापस से बॉलिंग डाली, इस बार वापस से पैर पे बॉल लगी, एलबीडब्ल्यू हुआ, वो सबने अपील किया, लेकिन इस बार जब बॉलर ने भी अपील करी ना, तो इस बार अंपायर ने बिना सोचे समझे उसे जल्दी आउट दे दिया, जबकि शायद वो भी थोड़ा कंफ्यूज था। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी कि जो बॉलर है ना वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट है, ये सच बोलता है। एटलीस्ट उस बॉलर ने उसे ऐसा दिखाया अंपायर को, जिसकी वजह से ही उसे बहुत जल्दी एलबीडब्ल्यू का आउट भी मिल गया। सिमिलरली देखो दोस्तों, वो बॉलर ने एकदम सच्चे दिल से चीज किया था कि नहीं किया था मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से ऑनेस्ट रहोगे, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को जियोगे ना, तो लोग आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे। द स्पीड ऑफ ट्रस्ट करके एक बुक है स्टीवन कवी की, जिस पूरी बुक के अंदर यही बताया गया है कि अगर आप लोगों का ट्रस्ट जीत लोगे ना एक बार, तो आप उनकी इज्जत जीत लोगे, आप उनका प्यार जीत लोगे और सब कुछ जीत लोगे, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने बहुत हेल्प करेगा और जिससे लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे। इसलिए हमेशा सच की तरफ फोकस करो, उसके साथ जीने की कोशिश करो। फोर्थ है यूज जनरोसिटी। तो एक बार गांव था जिसके अंदर कई बार माफिया वाले लोग आते थे, गुंडे लोग आते थे और रात में ना गांव को लूट लेते थे, सारा पैसा ले लेते थे और चले जाते थे। ये चीज बहुत बार होने लग गई थी। जिसके बाद क्या हुआ ना, वहाँ का जो राजा था ना, जो वहाँ पे लीड कर रहा था, उसने इस चीज से परेशान होकर एक टीम बनाई। उन्होंने एक आदमी को चुना जो बहुत ही ज्यादा दयावान था, जो हमेशा क्या करता था, जब भी चोरी वोरी हो जाती थी गरीब लोगों के घर में ना, तो ये आदमी ना उनको रिकम्पनसेट करता था, थोड़े पैसे ऐसे दे देता था ये जो आदमी था, इसलिए उसका नाम बहुत ज्यादा अच्छा था। तो इस राजा ने क्या किया मालूम, उस आदमी को ही उसका टीम का लीडर बनाया, जिसको कहा गया था कि आपको उन माफिया उन गुंडों को पकड़ना है, ठीक है। अब ऐसी चीज कई बार चलते रही, लेकिन वो लोग गुंडे पकड़ में नहीं आए। क्यों नहीं पकड़ में, आपको पता है? वेल दरअसल बात ये थी ना कि उस राजा ने जिस आदमी को लीडर बनाया था ना माफिया को पकड़ने के लिए, वही माफिया का बॉस था। एक्चुअली वो लोग क्या करते थे, रात में वो लोग गरीबों को लूट लेते थे और फिर दूसरे दिन वो जाके वही आदमी उस लूटे हुए अमाउंट में से थोड़ा अमाउंट जाके उनको दे देता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि उसकी एक रेप्यूटेशन बन चुकी थी कि वो बहुत ज्यादा जनरस है, वो बहुत दान देने वाला इंसान है। और वो रेप्यूटेशन की वजह से बहुत सारा पैसा लूट के भाग भी गए और उनको कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन ऐसी बनी हुई थी। और ये चीज सच बोलूं तो रियल वर्ल्ड में भी कई बार ऐसा होता है। कौन लोग ऐसा स्पेशली करते हैं आप कमेंट करके जरूर बता देना, मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ जनरोसिटी जो होती है ना, अगर आप वो सच्चे दिल से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार है ना लोग फेक करके भी जनरोसिटी ना अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं। तो आपको किस तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ाना है आप चुन लो। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि सच्चे दिल से जनरोसिटी अपने अंदर पैदा करो, दान देना, लोगों की मदद करना, ये चीज आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। देखो कितना भी खराब, कितना भी चोर नेता क्यों ना हो, वो कभी भी लोगों के सामने जाएगा वोट मांगने तो वो ये नहीं बोलेगा कि अगर आप लोग मुझे वोट दोगे ना तो मैं बहुत सारा पैसा अपने पास रखूंगा, मैं नई नई गाड़ियां खरीदूंगा, मैं बहुत सारे प्लॉट्स खरीदूंगा और मैं बहुत अय्याशी वाली जिंदगी जीऊंगा। नहीं, वो जब भी वोट मांगने जाता है तो वो हमेशा क्या बोलता है कि मैं आपके लिए काम करने वाला हूँ, मैं आपकी परेशानियों को खत्म करूंगा, मैं रोड बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। चाहे वो लोग करे ना करे, लेकिन जब वो लोग अपील करते हैं तो हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिमिलरली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप भी हमेशा जब लोगों से बात करते हो, हेल्प मांगते हो या कुछ भी करते हो, तो आप दूसरों के इंटरेस्ट में उनकी बात करो। सामने वाले का क्या फायदा होगा, इससे रिलेटेड फोकस रह के बात करोगे ना, तो वो लोग आपकी वैल्यू भी ज्यादा करेंगे, आपकी बात मानेंगे भी और आप एक ज्यादा पावरफुल इंसान भी बन पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर हैंड्स क्लीन। समझो एक लड़का है ना जो हमेशा बहुत अलग अलग टाइप की चप्पल्स पहनता है और लोगों को उसकी चप्पल बहुत पसंद आती है, उसके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लोगों को ना सबको बहुत पसंद आता है कि इतनी अच्छी अच्छी चप्पलें कहाँ से लेके आता है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। उसकी बहुत लोग तारीफ करता है। एक दिन अचानक उनको पता चलता है कि ये जो चप्पल लेके आ रहा है ना बंदा, वो एक्चुअली में खुद खरीद के नहीं लेके आता है, बल्कि वो मंदिर और मस्जिदों से चुरा के लेके आता है अच्छी अच्छी चप्पलों को। अब बताओ अगर ऐसी बात उनको पता चल जाएगी तो उस लड़के की कितनी इज्जत रह जाएगी, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मान लो अगर वो जो लड़का है ना, वो जब भी लोग उससे पूछते थे कि चप्पल तू कहाँ से लेके आता है,
तो वो ये बोलने की वजह कि मैंने इसको यहाँ से खरीदा हूँ, वो बोलेगा कि मैंने इसको अपने दोस्त को बोला था कि तू लेके आ जा, और मैं अपने दोस्त को एक पैसा देता हूँ और वही हमेशा मेरे लिए लेके आता है चप्पल। वेल इससे क्या होगा, चप्पल के लिए तारीफ तो उस लड़के को ही मिलेगी कि हाँ यार तू तो बहुत अच्छी अच्छी चप्पल पहनता है, उसमें उसके लिए उसके दोस्त को इतने क्रेडिट शायद ना मिले। लेकिन अगर लोगों को पता चलता है कि यार चप्पल चोरी की है, तो वो एकदम पॉइंट आउट करके बोल सकता है कि यार मैं तो अपने दोस्त से मंगाता था, मुझे क्या पता था कि ये चोरी करके लेके आता है यहाँ से। ना 48 लॉज ऑफ पावर बुक के अंदर ना बताते हैं ऑथर, जो यूजुअली पहले के टाइम की थी, जिसके अंदर सही गलत बहुत सी गलत बातें भी सिखाई गई है पावर मिलने के लिए। ये लेसन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास थोड़ा, आपको ना सेफली प्ले करना चाहिए। कई बार है ना, आप देखना ना, बहुत से पॉलिटिशियंस भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लोग हमेशा ना एक एस्केप गोट को अपने साथ में रखते हैं कि जब भी अच्छी चीज होती है तो वो लोग रिवॉर्ड लेने आ जाता है, लेकिन जब भी कोई बुरी चीज होती है तो वो दूसरों की तरफ पॉइंट कर देते हैं कि इसने गलती की थी। ऐसे कई बार बिजनेसमैन लोग भी करते हैं, क्योंकि कई बार कंट्रोवर्सी होती है, कुछ नाम खराब हो जाता है, तो वो लोग एस्केप गोट को ढूंढते हैं और उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पावर भी बनी रहती है और उनकी वैल्यू भी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान ऑल द वे टू द एंड। अगर आपको महाभारत की स्टोरी पता होगी अभिमन्यु की, तो उन्हें चक्रव्यूह के बारे में पता तो था कि उसके अंदर घुसते कैसे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ देखो, आज के टाइम पे भी जब लोग जो बहुत अच्छे चेस प्लेयर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ 1-2 मूव्स के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो लोग फ्यूचर के 4-5 10-15 मूव्स पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगा, जिसकी वजह से वो लोग बेस्ट चेस प्लेयर भी बन पाते हैं। सिमिलरली जब अपनी लाइफ आप जी रहे हो ना, तो आपको ऑल द वे टू द एंड प्लान करके रखना चाहिए। हाँ, हो सकता है मैक्सिमम टाइम आपके प्लान के हिसाब से चीजें नहीं जाएगी। एक कोड भी है कि गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन। मतलब अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर लेते हो किसी भी चीज के लिए ना, तो समझो आपने आधी जंग जीत ही ली है। एक इंसान जो वेल प्रिपेयर्ड होता है, जिसके पास अच्छी प्लानिंग होती है ना, वो समझदारी से चीजों को हैंडल कर पाता है, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका भी कोई लाइफ में प्लान रहेगा, गोल्स रहेंगे ना, तो ये चीज आपकी वैल्यू बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान में रखो। आपने बहुत बार ये टीवी सीरियल्स में सुना होगा और शायद कभी रियल में भी हुआ हो। अभी ना रिसेंटली मैं शार्क टैंक का एक एपिसोड देख रहा था, इंडिया का शार्क टैंक, जिसके अंदर वो लोग बता रहे थे ना, स्मार्ट हेलमेट की कंपनी थी, वो बता रहे थे ना, बेसिकली उनका एक फ्रेंड था जिसके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और मौत है ना इसलिए भी हो गई थी, एक रीजन ये था, जब उसको हॉस्पिटल लेके गया तो बोला गया कि अगर इसे थोड़ा पहले लेके आ गया होता ना, तो शायद इसका हम इलाज करके इसे बचा सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई थी। ऐसे आपने भी टीवी सीरियल्स में बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आप बोला जाता है कि अगर थोड़ा पहले आ गए होते तो इसकी जान बच गई होती। ये बेसिकली बताता है कि टाइमिंग कई बार कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक स्टोरी भी है शिवाजी महाराज की। जब शिवाजी महाराज ने तानाजी को सिंहगढ़ फोर्ट पर वापस कब्जा पाने के लिए प्लानिंग की, तब उन्होंने रात का समय चुना पहाड़ चढ़ने के लिए, क्योंकि दिन में तो लोग ऑलरेडी जागे हुए रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो टाइम पे करना इतनी समझदारी नहीं थी। इसलिए तब उन्होंने क्या किया, रात का समय चुना, जब सब आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तब उन्होंने फोर्ट चढ़ी और उन्होंने उस चीज पे कब्जा किया। यहाँ पे भी टाइमिंग का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा था। सिमिलरली मैंने एक टेड टॉक भी देखा था, जिसके अंदर बताया गया था कि जो नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं, वो बैड प्लानिंग, बैड आइडिया, बैड टीम, ये सब चीजें नहीं होती है। सब तो होती है, बट जो नंबर 1 चीज होती है ना, वो होता है बैड टाइमिंग। इसलिए आपको ना आर्ट ऑफ टाइमिंग के बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। सही टाइम पे सही चीज करना। नेक्स्ट लेसन है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव एज अदर्स। वो कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, उससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है। रविंद्र कौशिक जो कि एक रॉ एजेंट थे, वो अपनी जिंदगी के कई साल उन्होंने ना पाकिस्तान में बिताए थे। वो रॉ के एक स्पेशल एजेंट थे जो इंडिया के लिए काफी सारी खुफिया जानकारी लेके आते थे। और ये सारी चीजें वो कैसे कर पाए, बिकॉज वो जैसे देश में थे वैसे उनका भेष भी था। वो ऊपर से कुछ और थे, उनका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, हर एक चीज पाकिस्तानी के हिसाब से थी, लेकिन उनके अंदर जो थी, उनकी जो थिंकिंग थी, वो इंडिया की तरफ थी, इंडिया को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए थी, जिसकी वजह से ही वो बहुत सारी चीजें कर पाए। सिमिलरली दूसरे देश के भी जो स्पाइस होते हैं, वो लोग सेम चीज करते हैं। अगर पाकिस्तानी का कोई एजेंट आता है तो वो इंडियन के हिसाब से रहता है और इन्फॉर्मेशन को वहां भेजता है। ये सारी चीजें आपको क्या बताती है, ये बताती है ना कि अगर कई बार आपको ना अपना पावर मेंटेन करके रखना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पे भरोसा करें, आपकी वैल्यू करें ना, तो कई बार आपको वैसे रहना पड़ेगा जैसे दूसरे चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी थिंकिंग को चेंज कर दो, लेकिन कई बार है ना, जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। अगर आपको वहाँ पीसफुली रहना है तो, सही से रहना है तो। और ये चीज कई बार पॉलिटिशियंस लोग भी करते हैं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। उनकी थिंकिंग शायद बहुत ही अलग रहेगी, लेकिन क्योंकि वो लोग मेजोरिटी को अपील करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग वैसी चीजें ही बोलते हैं जैसा लोग उनसे सुनना चाहते हैं उनके मुंह से। स्पेशली पॉलिटिशियंस के साथ मैंने ये बहुत बार देखा है। सो ये भी एक लेसन जो आप कंसिडर कर सकते हो। देखो ये 48 लॉज ऑफ पावर मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ये बुक है ना थोड़ी हार्श है, थोड़ी टफ बुक है, जिसके अंदर काफी हार्श ट्रुथ लिखे गए हैं, जो शायद से सुनने में इतने अच्छे ना लगे, लेकिन ये सारी बातों का यूज करके बहुत लोग पावरफुल बने हैं। सो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आपके पास पावर रहेगा तो लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, तो इसलिए आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो, कैसे आप सही तरीके से इन चीजों का यूज कर सकते हो, ना कि नेगेटिव तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, जिसके अंदर है ना, वो कैलिस्थेनिक करने वाला बंदा रहता है, वो ऐसा हाथ से पकड़ता है बार्स को और ऐसे ऐसे चलता है हवे में, ऊपर अपने पूरी बदन को लेके जाता है। वो दिखने में इतना ज्यादा एफर्टलेस लगता है ना कि
कोई भी कर सकता है यार, देख के ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप वही चीज करने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो चीज कितनी ज्यादा टफ होती है। ऐसी देखना आप कई बार ना सेलिब्रिटीज की लाइफ भी लोग देखते हैं कि यार क्या चमक धमक वाली लाइफ है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे उसकी तरफ, और हमें लगता है कि यार काश हमारी जिंदगी भी वैसी ही रहती। हम उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। स्पेशली हम इंप्रेस कब होते हैं पता है, जब हमें लगता है कि यार ये लोग चीज ये बहुत एफर्टलेसली कर रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा उनको कठिनाई नहीं आ रही है, बस वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन सच क्या होता है कि सच ये होता है कि वो लोग कई ज्यादा एफर्ट उन लोगों ने डाले होते हैं, बहुत मेहनत की होती है, काफी ज्यादा खून पसीना बहाया होता है, तब जाके उनको वो चीज मिलती है, वो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो चीज हमें दिखती नहीं है। लेकिन दिखती नहीं वही चीज उसे और इंप्रेसिव बना देती है हमारे लिए। देखो यहाँ से इस लेसन से आपको यही लेके जाना चाहिए कि आप है ना, जब लोग नहीं देख रहे हैं तब इतनी ज्यादा मेहनत करो, इतनी ज्यादा मेहनत करो ना कि जब लोग आपको देख रहे हैं तो आपका काम उनको बहुत एफर्टलेस लगे। ये चीज के जैसे क्या होगा कि लोग आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे, आपको बहुत पावरफुल समझेंगे। लास्ट पॉइंट है अज्यूम फॉर्मलेसनेस। देखो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं ना जो लोग हमेशा चाहते हैं कि दूसरे उनके लिए चीजें फ्री में करें। अगर उनको किसी चीज की मदद चाहिए तो लोग जाके बस ऐसे ही लोगों से पैसा मांगने लग जाएंगे कि तुम प्लीज मुझे पैसा दे दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, मैक्सिमम टाइम उनको वैसे तो पैसे मिलते नहीं है, उनको लोग रिजेक्ट ही कर देते हैं, और कई बार दे भी देते हैं ना तो फिर उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, वो उनकी इज्जत नहीं करते हैं इतनी, क्योंकि तो हमेशा मांगने वाला इंसान है, ऐसा उनके दिमाग में सोच बन जाती है, जिसकी वजह से वो फिर उनकी उस इंसान की वैल्यू भी नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ जो लोग होते हैं ना, वो लोग स्मार्ट होते हैं, वो लोग फ्री में चीजें नहीं चाहते, लेकिन वो लोग हमेशा ना कुछ के बदले में ही पैसे मांगते। जैसे कि आपने देखा होगा ये अगेन शार्क टैंक बहुत फेमस हो रहा है, तो उसके अंदर भी कैसा होता है, वो लोग करोड़ों रुपए मांगते हैं। तो ऐसा नहीं बोलते कि यार मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, प्लीज मेरे को पैसा दे दो, कल को शायद मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, ऐसा नहीं बोलते। वो लोग है ना सीधी बात करते हैं, मैं आपको 5% अपनी कंपनी का देने वाला हूँ, इक्विटी देने वाला हूँ, आप मुझे इसके लिए इतना इतना पैसा दो। वो लोग कुछ ना कुछ के बदले मांगते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और वो लोग हमेशा क्या करते हैं कि वो लोग विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं उनसे कुछ ले रहा हूँ तो बदले में उनको कुछ दो भी। ऐसे अगर आप भी किसी इंसान से कुछ चाहते हो ना, तो पहले रिटर्न में उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ करो। मैं देखता हूँ कई सारे मुझे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जो लोग ना हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन सच तो यह कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, इतनी चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल है कि मैं उनके लिए फ्री में चीजें करता रहूँ। लेकिन वहीं अगर कुछ लोग आते हैं जो स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं आपके लिए रिटर्न में ये चीज कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से आपका काम आसान कर सकता हूँ, जिसकी वजह से विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, और वो लोग को ज्यादा अटेंशन मिलता है, वो लोग की ज्यादा वैल्यू भी होती है। सिमिलरली आप भी अपनी लाइफ में एक रूल बना लो, हमेशा ऐसी चीजों को करो कि आप हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो। ये चीज से क्या होगा कि आपकी लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे और आप भी लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ोगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और मैं वीडियो बनाऊं और पॉइंट्स बताओ आपको जिससे आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड योर पैशन, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, उसका हमने कोर्स बनाया था, बहुत पहले ही बनाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाके उससे चेकआउट कर सकते हो अपना पैशन फाइंड आउट करने के लिए। पैशन पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इस पे ऊपर हमने कुछ ऑफ भी रखा है कुछ टाइम के लिए, तो आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो अभी जाके। प्लस अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें फ्री में हर हफ्ते सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर हफ्ते बुक्स की अमेजिंग बातें आपके लिए ऐसी फ्री में लेकर आता रहूंगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी चीज सीख के अपनी वैल्यू बढ़ा सके। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।